नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज 17 अप्रैल 2022 है, दिन है संडे एंड आई एम श्योर यू ऑल आर एंजॉयिंग योर वीकेंड। तो आज हम पिछले एक हफ्ते के मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल न्यूज़ को रिवाइज करेंगे। लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी। अब इसके नाम को पहले समझ लेते हैं। बाई मंथली, बाई मंथली का मतलब होता है कि 2 महीने में एक बार आने वाली मॉनिटरी पॉलिसी, राइट। अब हर 2 महीने में आरबीआई जो है ये अपनी बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी रिलीज करती है। तो साल में कितनी होती है? टोटल 6। और ये जो नया फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से जो स्टार्ट हो गया है, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 की और इस साल की 2022-23 वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को 23 को ये ख़त्म होगा, तो इस ईयर को हम क्या कहेंगे? 2022-23। तो इस साल की पहली बाई मंथली पॉलिसी जो है वो आरबीआई ने रिलीज़ की है। अब आरबीआई ने जो अपने की इंटरेस्ट रेट है, जिसमें रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, तो इनको अनचेंज्ड रखा है। और इसी के साथ साथ जो मॉनिटरी स्टैंस है आरबीआई का, एकोमोडेटिव स्टैंस, तो वो भी जैसा था वैसा ही रखा है। रेपो रेट की बात करें तो रेपो रेट इज़ लाइक बैंक्स जो हैं वो सेंट्रल बैंक से यानी कि आरबीआई से जो पैसे बोरो करती हैं, तो वो जो इंटरेस्ट बैंक्स पे करती हैं तो दैट इज़ 4%। इसको कहते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट 4% ही था, इसको 4% ही रखा गया है। रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट को भी वैसा ही रखा है कि अगर बैंक्स के पास लेट्स से सरप्लस कैश है, एक्स्ट्रा कैश है, तो वो कैश रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने के लिए एक फैसिलिटी है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो पैसे रख देगी एक्स्ट्रा कैश। तो बदले में उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा तो दैट इज़ 3.35%। तो ये दोनों चीज़ों की को भी अनचेंज रखा है। और जब से पेंडेमिक की शुरुआत हुई है तब से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को इतना ही रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब जो इंटरेस्टिंग बात सामने आ रही है वो ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि अब पहले जो एक प्रायोरिटीज़ थी कि पेंडेमिक के बाद या फिर पेंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ है तो ग्रोथ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देती थी, लेकिन अब हमारे जो शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने ये कहा कि अब प्रायोरिटीज़ का जो सीक्वेंस है उसमें बदलाव आएगा। अब ग्रोथ को नहीं, अब इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी और ग्रोथ जो है उसको उसके बाद देखा जाएगा। अभी तक ग्रोथ को प्रायोरिटी थी, अब इन्फ्लेशन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्रायोरिटी देने वाली है। एज वी नो कि फ्यूल की प्राइस और ये सारी चीज़ें बढ़ने की वजह से ये जो इन्फ्लेशन है ये काफ़ी बढ़ चुका है। और अब ये प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए जो जून में 2 महीने के बाद जो सेकंड रिव्यू मीटिंग होगी, तो उसमें जो पॉलिसी है उसका जो स्टैंस है वो भी अब जो एकोमोडेटिव स्टैंस है उसको भी चेंज करके शायद न्यूट्रल किया जाए, ऐसा एक सिग्नल जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। फॉर द लास्ट 3 years स्टार्टिंग February 2019 वी हैड पुट ग्रोथ अहेड ऑफ इन्फ्लेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 से ग्रोथ को नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती थी, इन्फ्लेशन को उसके बाद। अब ये चीज़ चेंज होगी और सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा है कि अपना इन्फ्लेशन का जो एस्टिमेशन है तो इसमें अब एक उछाल यानी कि अपना जो फोरकास्ट था तो उसमें एक इंक्रीज देखने को मिलेगा। और इकोनॉमी का जो ग्रोथ है ये अब थोड़ा लोअर किया जाएगा बिकॉज ऑफ हेडविंड्स। अब मैं ये हेडविंड्स और ये छोटे छोटे टर्म्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो आपको पता होना ही चाहिए, आपको पता है भी जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, यू नो कि कौन कौन से बड़े बड़े चैलेंजेस जो हैं वो हमारी इकोनॉमी को फ़िलहाल फेस करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक्स्ट्रा कैश जो सिस्टम में है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए एसडीएफ का इस्तेमाल करेगी। व्हाट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी? बहुत ही ब्रीफली बता दूं तो जो मैंने आपको बताया कि रिवर्स रेपो रेट जो है, तो उसमें क्या होता है कि बैंक के पास अगर लेट्स से मार्केट में अगर एक्स्ट्रा कैश है
तो एक्स्ट्रा कैश यानी कि पैसों का फ्लो अगर ज़्यादा होता है, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अगर आपको उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है तो क्या करेंगे, आप उस एक्स्ट्रा कैश को मार्केट में से हटा देंगे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी, बैंक्स को कह देगी कि आप ये पैसे जो हैं, एक्स्ट्रा पैसे, ये हमें दे दीजिए। तो पैसे जो हैं वो मार्केट में से धीरे धीरे चले जाएंगे। तो अब रिवर्स रेपो रेट का जो रेट है उससे भी अच्छा रेट जो है वो एसडीएफ का रखा गया है। तो बैंक्स जो है वो थोड़ी अट्रैक्ट होगी कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसे रखने से उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा कंपेयर टू आरआरआर, तो फिर बैंक्स जो है वो एसडीएफ में पैसे रखेंगे। तो इस प्रकार से पैसों को, एक्सेस जो कैश है उसको सिस्टम में से रिमूव किया जाएगा। आई विल ऑल्सो मेक ए स्पेशल वीडियो ऑन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी वेरी सुन। तो हम इसको विस्तार से समझेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। एटीएम्स वाया यूपीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया डिसीजन लिया है, और डिसीजन ये है कि जो एटीएम्स है उसमें जब हम कैश विड्रॉ करने के लिए जाते हैं तो हम हमारे बैंक का जो कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यूपीआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप एटीएम्स जो हैं उसमें से कैश, कार्डलेस पैसे जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। इससे दो चीज़ होगी, एक तो कन्वीनियंस हो जाएगा, आपको कार्ड जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन लेकर जाइए और पैसे जो है वो विड्रॉ कर पाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो स्कीमिंग, कार्ड क्लोनिंग, डिवाइस टेम्परिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी नहीं होगी। तो सेफ्टी वाइज भी ये अच्छा है और कन्वीनियंस वाइज भी ये अच्छा है। तो इसके दो ये बेनिफिट्स हैं। कार्डलेस कैश विड्रॉवल इज अ परमिटेड मोड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफर्ड बाय अ फ्यू बैंक्स फॉर देयर ओन कस्टमर्स एट देयर एटीएम्स। कुछ ऐसी बैंक्स हैं जो सिर्फ अपने कस्टमर्स को अपने एटीएम्स में ये फैसिलिटी देती है कि आप कार्डलेस कैश विड्रॉवल कर सकें। लेकिन अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सारी बैंक्स को ये कह रही है कि आप सभी के सभी कस्टमर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कीजिए। न्यू ई-टेल रूल्स। The central government is working on a new set of policies to bring about algorithmic fairness for consumers of e-commerce companies. Central government, to be precise, Consumer Affairs Ministry और Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT, ये दोनों मिलकर कुछ नए रूल्स तैयार कर रहे हैं। ये रूल्स जो है वो कंज्यूमर को थोड़ा और अच्छा ऑप्शन मिले, एल्गोरिथमिक फेयरनेस मिले, इस चीज को लेकर नए रूल्स बनाए जा रहे हैं। The proposed rules will make it compulsory for e-commerce firms to show search results of several sellers instead of just focusing on preferred sellers. होता क्या है कि जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं कोई भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में, तो इन्होंने अपने एल्गोरिदम्स यानी कि अपनी जो सिस्टम है, बहुत ही आई एम गोइंग टू द पॉइंट, राइट। एल्गोरिदम क्या है उसके डीप में हम नहीं जा रहे हैं, राइट, बट आप समझ लीजिए कि उन्होंने एक ऐसी सिस्टम तैयार की है कि अगर आप, लेट्स से आप फोन खरीदना चाहते हैं, राइट, आप एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे XYZ, जो भी फोन है उसका नाम लिखेंगे, या फिर स्मार्टफोन के बारे में सर्च करेंगे कि इतने बजट वाला स्मार्टफोन चाहिए, एक्सेट्रा। तो अब स्मार्टफोन तो बहुत सारे लोग बेच रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, लेकिन जो प्रिफर्ड सेलर्स होते हैं उनका नाम ही, जो वेब पेज है आपका, तो उसमें सबसे स्टार्टिंग ये जो लिस्ट होगा 10-15 ऑप्शंस जो दिखाई देंगे एक पेज पर, तो इसमें सबसे ऊपर या फिर सबसे हाईलाइटेड जो है वो प्रिफर्ड सेलर्स होंगे, और उनके बाद फिर दूसरे जो सेलर्स हैं उनका नाम आएगा। तो जनरल टेंडेंसी लोगों की क्या है कि फर्स्ट पेज पर और टॉप 2-3 जो हैं उनके ऊपर ही लोग फोकस करते हैं, जनरली लोग ऐसा करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रिफर्ड सेलर्स हैं उनके द्वारा बेचे जा रहे प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइट किए जाते हैं। जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, आई एम फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड, तो रिटेल मैनेजमेंट जो है उसको भी स्टडी किया है, सिर्फ किताबों में नहीं, प्रैक्टिकली भी, which is part of overall management. You will be surprised to know this thing कि हम जब सुपरमार्केट में जाते हैं ना, तो सुपरमार्केट में जो शेल्व्स होती हैं, राइट, तो ये जो शेल्व्स हैं, तो इसमें सबसे, लेट्स से कि ये बॉटम शेल्फ है, राइट, ये टॉप शेल्फ है एंड दिस इज अ बॉटम शेल्फ। तो ये जो शेल्फ्स हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्राइस, अगर आपका प्रोडक्ट कहीं पर आपको रखना है, तो ये वाले
एरियाज में होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान जो है वो आपका इन शेल्फ्स पर जाएगा। यहां पर चीजें जो हैं आपको झुक कर लेनी पड़ेगी। तो ये आपको लगेगा कि इट्स अ वेरी पेटी थिंग, क्या झुक कर लेना है, दैट्स समथिंग दैट इज वेरी नेचुरल टू अस। लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा चीप प्रोडक्ट्स जो होते हैं, चीप इन द सेंस इसमें सबसे कम प्रॉफिट है सुपर स्टोर का, और प्रोडक्ट अच्छा है। ऐसा नहीं है कि चीप, व्हेन आई से चीप आई मीन टू से कि उसकी प्राइस कम होगी, प्रॉफिट कम होगा सुपर स्टोर के लिए, लेकिन प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन वो हाईलाइटेड यहां पर नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा करके यहाँ पर रखा जाता है, तो दिमाग में ये जाता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर जो रखी गई चीज़ है ये तो बड़ी ब्रांड है। ब्रांड नहीं भी है तो भाई ब्रांड बन जाएगी अगर आप यहाँ पर, लेकिन हाँ, यहाँ पर प्रोडक्ट रखने के लिए जो सुपर स्टोर है उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर नॉर्मल इसमें लेट्स से 5% आपको प्रॉफिट में मिलता है, तो यहाँ पर 15%, 20% भी हो सकता है। तो दिस इज हाउ, तो ये बन गया इसका प्रिफर्ड सेलर, राइट। सेम थिंग गोज विथ ई कॉमर्स कंपनीज एज वेल। आई होप इस एग्जाम्पल से आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। द रूल्स विल ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम शेयरिंग कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर विद एनीवन। ये जो नए रूल्स हैं वो ई कॉमर्स कंपनीज को जो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर है, कि लोग जो हैं वो क्या क्या चीजें कब कब खरीदते हैं, ये बहुत माइक्रो एनालिसिस होता है दोस्तों। मैं कुछ सीरीज भी आपके लिए लेकर आने वाला हूं, जो ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है, जो इट्स अबाउट मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, सेल्फ डेवलपमेंट वाली जो सीरीज है। तो इसके साथ साथ एक बिजनेस की सीरीज भी स्टार्ट होगी, राइट। विल टॉक अबाउट बिजनेस केस स्टडीज एंड थिंग्स। तो उसमें वी विल टॉक अबाउट कि कैसे कंपनीज जो हैं वो हमारा डेटा कलेक्ट करती हैं और कैसे इसमें से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बिजनेस के लिए अच्छी बात है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो तो इट्स नॉट बैड, बट इट्स अ वेरी स्मार्ट वर्क। तो ये जो कंज्यूमर का हमारा बाइंग बिहेवियर है वो आप ई कॉमर्स कंपनीज जो है वो अब शेयर नहीं कर पाएगी किसी और के साथ। और जो जो सेलर्स हैं, सेलर मीन्स कंज्यूमर के लिए क्या था अभी तक कि कंज्यूमर के पास एक लिमिटेड ऑप्शन रहता था, सिर्फ प्रिफर्ड सेलर्स जो बेच रहे हैं वही चीज़ उनको दिखाई देती थी। तो ये कंज्यूमर के लिए भी फेयर नहीं है कि उनके पास भी सारे ऑप्शंस खुले होने चाहिए, राइट। वो अगर आ रहे हैं चेक करने के लिए तो 10 की 10 आइटम उनको पता चलनी चाहिए कि 10 आइटम्स है और प्राइस में इतना डिफरेंस है, फिर वो जो भी चीज़ खरीदना चाहें वो उसमें ओपन है, मीन्स दैट इज टोटली ऑन द कंज्यूमर। दूसरी चीज़ जो होती थी इसमें यह है कि जो छोटे छोटे सेलर्स हैं उनके लिए ये डिस्क्रिमिनेटरी हैं। ऑफ कोर्स प्रेफर्ड सेलर्स ही हैं, वो भी वही सारा बिजनेस करके जाएंगे, ये बाकी के सेलर्स वो हाईलाइट ही नहीं हो रहे तो वो फिर उनका प्रोडक्ट कहाँ से वो बेच पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो सरकार बता रही है वो ये है कि एल्गोरिदम को और ज्यादा डेमोक्रेटिक, खास करके कंज्यूमर्स के लिए बनाने की ये बात है। और ये जो रूल्स हैं ये ONDC यानी कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के तहत आएंगे, इस फ्रेमवर्क के तहत होंगे। और सभी कंपनीज, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, कैब एग्रीगेटर्स, ओला वगैरह और होटल एग्रीगेटर्स, सभी के ऊपर ये रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे। और इंडिपेंडेंट सेलर्स का ये भी इल्ज़ाम है कि ये जो प्रिफर्ड सेलर्स जो हैं तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी जाती है, कि ई कॉमर्स कंपनीज जो हैं उनको ख़ास एक तो उनको ये जगह या फिर एक स्पेशल शेल्फ प्रोवाइड करती है, और इसके साथ साथ जो शॉपिंग बिहेवियर है लोगों का ये डेटा भी उनके साथ शेयर करती है, ताकि उनको पता चले कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को उनको ज़्यादा टारगेट करना चाहिए वगैरह वगैरह। तब ये सारी चीज़ें होपफुली जो है वो हमारे देश में ये जब रूल्स आ जाएंगे तब ये सारी चीज़ें जो हैं वो होपफुली बंद हो जाएगी, राइट। तो ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बात मैंने आपके साथ शेयर की है, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई शॉपिंग मॉल में जाए या फिर बड़े स्टोर में जाए जहां पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो जो मैंने शेल्फ वाला एग्जांपल दिया ना उसको जरूर ऑब्जर्व कीजिएगा। यूनिफॉर्म आवर्स फॉर ऑल मार्केट्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी मिलकर इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या हम स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट, करेंसी, कमोडिटीज, ये अलग अलग जो मार्केट हैं, तो इन सारी की सारी मार्केट्स के जो टाइम है उनको सिंक्रोनाइज कर दे,
अब शेयर मार्केट जो है वो 9 बजे फिर 9:15 बजे स्टार्ट होती है, करेंसी की मार्केट कुछ अलग समय पर स्टार्ट होती है और बंद होती है, बॉन्ड मार्केट का अपना टाइम है। तो ये जो अलग अलग समय पर अलग अलग मार्केट्स ऑन ऑफ होती हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि सभी को सिंक किया जाए कि लेट्स से सभी मार्केट जो है वो 9 बजे स्टार्ट हो जाए और 3 बजे बंद हो जाए, जो भी फिक्स फाइनल टाइम रखा जाए। लेकिन लक्ष्य यहाँ पर यह है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाए, और इसी के साथ साथ जो बैक एंड स्टाफ हैं, जो चीज़ों को चलाते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स हैं, उनके लिए भी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी ईजी हो जाए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको ये चीज़ पूछी है, उनके सामने ये प्रपोजल रखा है, जवाब जो है वो मांग रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जब उनसे ये जो मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनसे जब और कंपनीज से जब उनको एक रिप्लाई मिलेगा, तब डेफिनेटली इसके ऊपर आगे सोचा जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्मिटी जो है वो चीज़ों को, पेमेंट को सेटल करने के लिए, स्टॉक खरीदना है बेचना है, ये सारी चीज़ों के लिए भी, थोड़ा इन्वेस्टर्स के लिए भी इजी हो जाता है। 5G स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। TRAI यानी कि ट्राई ने अपना एक रिकमेंडेशन दिया है। आई एम श्योर यू नो कि ट्राई जो है वो हमारे देश का टेलीकॉम रेगुलेटर है। तो ट्राई का ये रिकमेंडेशन है कि जो 5G के लिए एयरवेव्स यूज़ होती हैं, इससे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो यू नो कि 3.3 से 3.67 गीगाहर्ट्ज़ के जो एयरवेव्स हैं, इसका इस्तेमाल किस में होगा? 5G में। और इसको कहा जाता है मिड बैंड 5G स्पेक्ट्रम, राइट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या होता है कि एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के प्रश्न जो हैं वो रिसेंटली जो चीज़ें न्यूज़ में होती है, या लगभग 1-1.5 साल में जो चीज़ें न्यूज़ में कई बार आ चुकी हैं, या फिर इम्पोर्टेंट अगर कोई विषय के साथ जुड़ी हुई कोई टेक्निकल डिटेल्स हैं, तो वो भी आपको पूछी जाती हैं। तो 5G एक ऐसा विषय है जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, लगभग आप पकड़ लीजिए 2020 से, जब से कोविड की शुरुआत हुई, क्योंकि हुआवे, ZTE, ये सारी कंपनीज 5G के जो एक्सपेरिमेंट्स कर रही हैं, इन चीज़ इन एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बैन लगाने की बात, ये सारी चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में, यानी कि 5G वाला टॉपिक जो है वो न्यूज़ में लगभग 2 सालों से रहा है। अब हमारे देश में आने वाले कुछ समय में 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है। तो जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगी उसमें आपको इजीली पूछा जा सकता है कि मिड बैंड 5G स्पेक्ट्रम जो है, तो नीचे दी गई कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो 5G के साथ जुड़ी हुई है। तो आपको अलग अलग गीगाहर्ट्ज दिए गए होंगे, तो यू शुड नो कि 3.3 से 3.67 गीगाहर्ट्ज जो हैं उसको मिड बैंड 5G स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एनीवे ये जो टेलीकॉम रेगुलेटर हैं उन्होंने ये कहा है कि अपना रिकमेंडेशन ये दिया है कि इसकी जो प्राइस है तो इसमें एक 36% जितना ड्रॉप किया जाए, प्राइस को कम की जाए, क्योंकि ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी पर यूनिट प्राइस है 492 करोड़ पर यूनिट। तो इसमें 36% कट करे तो इसकी प्राइस का जो प्राइस रखनी चाहिए उसका रिकमेंडेशन जो ट्राई ने दिया है, दैट इज़ 317 करोड़ पर यूनिट। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को मानेगी नहीं मानेगी। मुझे जहाँ तक लगता है तब तक तो ट्राई का जो रिकमेंडेशन है वो गवर्नमेंट फॉलो करेगी। इसी के साथ जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का जो स्पेक्ट्रम है उसकी प्राइस में भी 40% कट करने की बात जो है वो ट्राई ने अपने रिकमेंडेशंस में बताई है। अब ये ड्रॉप क्यों किया जा रहा है प्राइस में? द रीज़न इज़ कि आने वाले 1.5-2 महीनों के अंदर 45 से 60 डेज़ के अंदर स्पेक्ट्रम सेल होने वाला है, और ट्राई चाहती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चाहती हैं कि 5G एयरवेव्स का जो सेल है वो काफ़ी एग्रेसिव हो, या फिर ये जो कंपनीज़ हैं टेलीकॉज तो काफ़ी एग्रेसिवली बिड करें, ज़्यादा से ज़्यादा एयरवेव्स खरीदें, और सरकार को कुछ 2 लाख करोड़ रुपए जो हैं इसके सेल से मिलेंगे। कुछ 104,000 या फिर 1,04,000 मेगाहर्ट्ज जो हैं एयरवेव्स, ये बेचने की बात है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट एवर सेल सो फार। GST कॉम्पनसेशन, आई एम श्योर यूड बी अवेयर कि जून 2022 से ये जो GST कॉम्पनसेशन, जो GST की शुरुआत कब हुई? 1 जुलाई 17 से,
तो 5 साल हो गए, 5 सालों के लिए जो कॉम्पनसेशन देना था राज्यों को, तो ये 5 साल का जो वक्त है, पीरियड है, ये जून 2022 को ख़त्म हो जाएगा। ये बात हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने भी पार्लियामेंट में दोहराई है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऐसे राज्य हैं जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज से गुजर रहे हैं, तो उनको शायद कोई स्पेशल पैकेज दे सकती है कि जून 2022 के बाद अगर कुछ ऐसे राज्य हैं जिनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता है, तो शायद सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कोई पैकेज देगी। और ये पैकेज कितना होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कस होगी। तो नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? नंबर 1, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अगर चल रहा है या फिर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सकता है। नंबर 2, राज्यों को ऐसी परमिशन दी जा सकती है कि आप कोई स्पेशल लेवी, यानी कि एक प्रकार का खास नया कोई स्पेशल टैक्स आप ऐड कर दीजिए अपने राज्य में। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ये पूरा जो टैक्स स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार की जो लेवीज़ हैं, ये टैक्स स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ही, इट्स ए वेरी अनयूजुअल थिंग, बहुत ही रेयर चांसेस हैं इसके कि ऐसी कोई परमिशन मिलेगी। और थर्ड जो ऑप्शन दिया जा सकता है वो है फ्लेक्सिबल बोरोइंग ऑप्शंस, कि आपको लेट्स से 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप बोरो कर लीजिए और आप 10 साल के अंदर उसको पे कर देना, और पेमेंट का जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट है वो 5 सालों के बाद आपको स्टार्ट करना है। जस्ट गिविंग यू रफ एग्जांपल, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल बोरोइंग ऑप्शन भी दिया जा सकता है। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी डिमांड जेन्युइन है। फॉर एग्जांपल हिली स्टेट्स जो हैं, हिल रीजन वाले स्टेट्स हैं, तो उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है जीएसटी का, और हिली स्टेट्स के दूसरे अपने चैलेंजेस है। फॉर एग्जांपल टूरिज़्म सबसे ज़्यादा चलता है वहाँ पर, लेकिन वी नो कि कोविड की वजह से वहाँ पर टूरिज़्म की क्या सिचुएशन हो चुकी है। तो कुछ ऐसे डेफिनेटली राज्य हैं जिनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने स्पेशल ऐसे लेवी या फिर स्पेशल टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की परमिशन की रिक्वेस्ट की है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये तो बीजेपी के द्वारा रूल्ड किए गए राज्य हैं। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ये कुछ ऑपोजिशन पार्टीज़ वाले राज्य हैं। लेकिन ये सारे राज्यों ने, ऐसे अभी 5 नाम हैं जिन्होंने कॉम्पनसेशन पीरियड को एक्सटेंड करने की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखी है। जो कॉम्पनसेशन सेस कलेक्ट किया जाता है, तो ये सेस का क्या होगा, तो फाइनेंशियल ईयर 23 से फाइनेंशियल ईयर 26 तक जो लोन बोरो की है राज्य सरकारों को, जो पैसे दिए गए थे, तो ये पैसे जो हैं पेंडेमिक की वजह से जो शॉर्टफॉल आया था, तो सरकार ने क्या किया, मीन्स आपको याद होगा जो इश्यू चल रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ये बताया, मीन्स जीएसटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना ये था कि आप जो हैं वो खुद पैसे बोरो कर लीजिए। फिर इसका विरोध हुआ और फाइनली फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि चलो ठीक है, हम पैसे बोरो कर लेंगे और आपको पैसे दे देते हैं, और फिर वो पैसे जो हैं वो हम कॉम्पनसेशन सेस से पे कर देंगे। तो अब कॉम्पनसेशन सेस से जो भी शॉर्टफॉल हुआ था, तो जो पैसे बोरो किए थे, तो उसको रीपे ये कॉम्पनसेशन सेस से किया जाएगा। तो आने वाले 3 सालों तक ये कॉम्पनसेशन सेस जो है उसका इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसे रीपे करने में करेगी। द यूनियन बजट हैज़ एस्टिमेटेड कलेक्शन ऑफ 1.20 लाख करोड़, यानी कि 1,20,000 करोड़ थ्रू कॉम्पनसेशन सेस इन फाइनेंशियल ईयर 23। इस साल इतने पैसे मिलेंगे, और 1 लाख करोड़ जो हैं, 1 लाख करोड़ रुपीज़ आउट ऑफ दिस कुड बी यूज टू पे कॉम्पनसेशन ड्यूज टू स्टेट्स, और बाकी के जो हैं वो बैक टू बैक जीएसटी लोन्स को रीपे करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऑन ट्रेड ग्रोथ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ, देखिए यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं हो रही, दिस इज अबाउट ट्रेड का जो व्यापार है उसके ग्रोथ का आंकड़ा है, कि ये पहले 4.7 WTO ने कहा था, लेकिन अब उसको डाउन कर दिया है। फोरकास्ट ये कह रहा है कि इस साल ट्रेड का जो ग्रोथ है वो 3% ही होगा। नंबर 1 रीज़न इज़ रशिया यूक्रेन वॉर। सिर्फ ये रीज़न नहीं, इसके अलावा भी दूसरे रीजंस हैं, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर पर
डब्ल्यूटीओ ने यह कहा है कि दुनिया जो है वो दो अलग अलग बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड हो सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी डिवाइड हो सकती है कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड वाला ब्लॉक, एक रशिया के साथ ट्रेड करने वाले देशों का ब्लॉक, और ये चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमी के लिए डेंजरस हैं। वेस्टर्न सैंक्शंस जो लगाए गए हैं रशियन बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स पर, तो इसकी वजह से कॉमर्शियल सर्विस ट्रेड जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ नंबर 2 जो बड़ा रीज़न है दैट इज़ चाइना। चाइना में जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से चीज़ों की कीमत बढ़ चुकी है। तो इन्फ्लेशन, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स, फिर फ्यूल की प्राइस ग्लोबल लेवल पर इंक्रीज हुई है, तो इन्फ्लेशन को ट्रिगर कर रही है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, तो इसकी वजह से ग्रोथ जो है वो कम होगा। डब्ल्यूटीओ ने ये कहा है कि 2023 में ट्रेड जो है वो 3.4% भी हो सकता है, बट अनसर्टेनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं। कॉन्फ्लिक्ट कब ख़त्म होगा, किस दिशा में जाएगा, ये कहना थोड़ा नियरली डिफ़िकल्ट है अभी। और इसी के साथ साथ रशिया और यूक्रेन जो है वो वैसे तो चीज़ों के मेजर सप्लायर्स नहीं हैं, लेकिन फूड की बात करें, रेगुलर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपको। अगर मैं फूड ग्रेन की बात कहूँ तो रशिया और यूक्रेन कौन सी चीज़ ऐसी, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर फूड है जो सबसे ज़्यादा सप्लाई करते हैं या फिर पैदा करते हैं और सप्लाई करते हैं? चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक आपको ही फिल करना है, ठीक है। एनर्जी, रशिया की ऑयल एंड गैस की बात करें तो यूरोप का 40% जितना ऑयल एंड गैस कौन सप्लाई करता है? रशिया। भारत में फर्टिलाइजर्स की कीमत इंक्रीज हो चुकी है बिकॉज रशिया और यूक्रेन से फर्टिलाइजर भी आता है हमारे देश में। एडिबल ऑयल की बात करें तो सनफ्लावर ऑयल हम यूक्रेन से मंगवाते हैं, तो इसकी प्राइस भी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जो रशिया और यूक्रेन सप्लाई करते हैं, तो वॉर की वजह से इनकी सप्लाई भी अफेक्ट हुई है, तो ग्रोथ के ऊपर इसकी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी और यूरोप से एक डेलीगेशन आया था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, यूरोपियन पार्लियामेंट का, जिनको MEP कहते हैं। और ये डेलीगेशन जो है इसके हेड हैं बर्न्ड लैंज। जो यहां पर डेलीगेशन आया है तो उसके लीडर हैं बर्न्ड लैंज। तो बर्न्ड लैंज और निर्मला सीतारमन जी के बीच में एक मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में दोनों पार्टीज ने, देश तो नहीं कहूंगा बिकॉज यूरोपियन यूनियन देश नहीं है, लेकिन इस रीजन ने और भारत ने म्यूचुअल इंटरेस्ट के बारे में बातचीत की, और यहां पर इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड पैक्ट को लेकर डिस्कशन हुई है। देखिए, दोनों पार्टीज की बात करें तो लार्जेस्ट ओपन मार्केट इकोनॉमीज हैं, प्लूरालिस्टिक सोसाइटीज हैं, काफ़ी डाइवर्सिटी है, और इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए काम करती हैं। पोस्ट पेंडेमिक पीरियड में सभी क्षेत्रों को चाहिए कि एक नई एनर्जी से बिजनेस करे, ट्रेड करे, इन्वेस्टमेंट करे, और इंडिया और यूरोप जो हैं वो एक दूसरे के साथ परफेक्टली फिट बैठते हैं बिकॉज ऑफ प्लूरालिस्टिक सोसाइटीज एंड लार्ज ओपन मार्केट इकोनॉमीज। दोनों के बीच में एक लंबे समय से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन हो रही है, लेकिन अभी भी चीज़ें जो हैं वो जिस डायरेक्शन में और जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में आगे बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जियोग्राफिकल इंडिकेशन एग्रीमेंट, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर दोनों साइड्स ने, दोनों पार्टीज ने बातचीत की, और दोनों ने ये कहा कि हाँ, इन तीनों चीज़ों को लेकर जो नेगोशिएशंस हैं उनको जल्द से जल्द हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अगर यूरोपियन यूनियन और इंडिया मिलकर काम करते हैं तो एक सिनर्जी क्रिएट होगी। सिनर्जी इज समथिंग लाइक 2+2 जो है वो 4 नहीं 5 बन जाता है जब दो पार्टीज मिलती हैं, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो फाइनल रिजल्ट होता है वो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा होता है, तो दैट्स कॉल्ड सिनर्जी। तो यूरोपियन यूनियन और इंडिया जो है वो अगर मिलेंगे तो ग्लोबल वैल्यू चेन में एक स्ट्रेंथ आएगी। ट्रांसपेरेंट, वायबल, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंटरलिंकेजेस के माध्यम से दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। और ये जो बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है BTIA, तो 2013 से इस पर कोई भी डिस्कशन या फिर चीज़ें जो हैं वो आगे नहीं बढ़ी है। तो एक लंबे समय से एक
ललनेस हमें देखने को मिली है, राइट, इसमें एक बहुत बड़ा गैप हमें देखने को मिला है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब जब ये मीटिंग हुई है, डिस्कशन हुई है, तो इट्स लाइक ए रे ऑफ होप, एक आशा की किरण है कि अब दोनों पार्टीज के बीच में डिस्कशन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगेन मैंने बार बार ये चीज़ बताई है, लेकिन आई वुड लाइक टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, यूएई के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने कर लिया है। अब बारी है यूके की, और देखिए यूके के जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं वो अप्रैल के एंड में भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। तो तब से और उस टाइम पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। यू नेवर नो, व्हेन आई एम सेइंग नेवर नो, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट। और अब स्टार्टिंग हो चुके हैं यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आगे बढ़ने की, और ये चीज़ें जो है वो फाइनल मीन्स भारत का जो मेन लक्ष्य है वो है यूएसए, कि एक दिन हम यूएसए के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं और काफ़ी सही दिशा में जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन के साथ ये जो मीटिंग हुई है निर्मला सीतारमन जी की, तो ये एक बहुत ही राइट टाइम पर एक राइट मीटिंग हुई है। तो मुझे लगता है कि अब इस चीज़ को लेकर जो इसका व्हील है वो धीरे धीरे अब मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक बिग पिक्चर आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं, ये सारे जो देश हैं और फाइनल जो डेस्टिनेशन मैंने आपको बताया, ये भी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के जो टॉपिक्स हैं ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले, उनको आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर आज के इस रिवीजन के वीडियो से आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो है वो जानने को मिले होंगे, रिवाइज हो चुके होंगे। एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, एंजॉय योर वीकेंड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।